लाल किताब का ये क्लास नंबर 13 है। तो नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अस्लीप प्लेनेट, सोया हुआ ग्रह। आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अस्लीप हाउसेस क्या होते हैं। अस्लीप हाउसेस यानी सोया हुआ घर, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सोया हुआ घर किसको बोलते हैं। और अगर कोई घर सोया हुआ है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, और उस घर को जगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब हाउस के अलावा आज हम पढ़ेंगे सोया हुआ ग्रह, प्लेनेट। लास्ट क्लास में पढ़ा था सोया हुआ हाउस, कुंडली का भाव, और आज पढ़ेंगे सोया हुआ ग्रह। अब कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली में सोया हुआ है कैसे पता लगेगा? तो देखो, अगर आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट है जो किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर दृष्टि नहीं डाल रहा, यानी आपके होरोस्कोप में कोई ऐसा प्लेनेट है जो किसी दूसरे ग्रह के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डाल रहा, अब दृष्टि क्या होती है, एस्पेक्ट क्या होती है, तो आपको पता है कि अभी अभी एक दो क्लास पहले हमने अपना दृष्टि का कॉन्सेप्ट ख़त्म किया है। यानी हमने लाल किताब में जो दृष्टि है, आई एस्पेक्ट है, वो सीखा था। तो खैर, अगर कोई प्लेनेट सोया हुआ है हमारे कुंडली में तो कैसे पता लगेगा? तो इसका क्या है, अगर कोई प्लेनेट कुंडली में अपनी दृष्टि किसी और दूसरे प्लेनेट पर नहीं डाल रहा है तो उस प्लेनेट को सोया हुआ प्लेनेट माना जाएगा। यानी अगर कोई भी प्लेनेट कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो, आपने ये चेक करना है कि ये प्लेनेट जहाँ पे बैठा है वहाँ से बैठकर ये अपनी दृष्टि क्या किसी दूसरे प्लेनेट पर डाल रहा है। अगर अपनी दृष्टि किसी दूसरे प्लेनेट पे नहीं डाल पा रहा तो उस प्लेनेट को सोया हुआ प्लेनेट माना जाएगा। अब दृष्टि क्या होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठकर किस प्लेनेट पे दृष्टि डालता है, ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं दृष्टि के चैप्टर में। तो दृष्टि के चैप्टर में हमने सीखा था कौन सा प्लेनेट कहाँ पर किस हाउस में बैठकर कहाँ पे अपनी दृष्टि डालता है, ये हमने पढ़ा था। उसी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई प्लेनेट है जो किसी हाउस में बैठा है, अगर वो अपनी दृष्टि किसी दूसरे प्लेनेट पर नहीं डाल रहा, अगर कोई प्लेनेट अपनी दृष्टि किसी दूसरे प्लेनेट पर नहीं डाल रहा तो उस प्लेनेट को सोया हुआ प्लेनेट माना जाएगा। अब अगर प्लेनेट सोया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेनेट इनइफेक्टिव रहेगा, ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि उस प्लेनेट का जो इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट सिर्फ उसी हाउस में होगा जिस हाउस में वो बैठा हुआ है। यानी वो प्लेनेट जिस हाउस के अंदर बैठा हुआ है सिर्फ अपना इफेक्ट वो वहाँ पे देगा, उसके बाहर कहीं नहीं देगा, किसी और हाउस पे वो अपना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। क्लियर है? जैसे मान लो सपोज करो कि मरकरी है, मान लो मरकरी है। अब मरकरी कुंडली में किसी ऐसे हाउस में जाके बैठ गया जहाँ से वो दूसरे प्लेनेट के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डाल पा रहा।
मरकरी कुंडली में किसी ऐसे भाव में बैठा है जहाँ से वो अपनी दृष्टि किसी और प्लेनेट के ऊपर नहीं डाल पा रहा, तो मरकरी को क्या समझा जाएगा? सोया हुआ ग्रह। तो मरकरी अगर सोया हुआ है तो मरकरी का इम्पैक्ट सिर्फ इसी हाउस में आएगा जिस हाउस में मरकरी बैठा है, और किसी हाउस में मरकरी का इम्पैक्ट नहीं जाएगा, ये मतलब है। अब एक इसमें स्पेशल नोट वाली बात है, अगर कोई प्लेनेट अपने पक्के घर में बैठा है, अगर कोई प्लेनेट अपने पक्के घर में बैठा है, पक्के हाउस में, तो वो प्लेनेट कभी भी सोया हुआ नहीं माना जाएगा। यानी जो हमने अभी ऊपर वाला रूल पढ़ा ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर प्लेनेट अपने पक्के घर में बैठा है, क्योंकि अगर कोई प्लेनेट अपने पक्के घर में बैठा है तो वो प्लेनेट कभी सोया हुआ नहीं माना जाएगा। जैसे सूर्य का पक्का घर कौन सा है? पहला। चंद्रमा का पक्का घर कौन सा है? चौथा। तो सूर्य अगर पहले घर में है तो हमेशा वो अवेक माना जाएगा, जागा हुआ माना जाएगा। मून अगर चौथे हाउस में है तो ये भी हमेशा जागृत माना जाएगा, अवेक माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई प्लेनेट अपने पक्के घर में है तो वो कभी सोया हुआ नहीं माना जाएगा। पक्का घर क्या होता है? तो ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हम पक्के घर की, पक्का हाउस क्या होता है प्लेनेट का, वो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इसलिए कहता हूँ कि सीक्वेंस में चलो और जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, वो सारे नोट करते हुए चलो। नाउ नेक्स्ट, अब मान लो, सपोज करो, अगर फॉर्मर हाउसेस में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा, फॉर्मर प्लेसेस हाउसेस में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा। फॉर्मर हाउस क्या होते हैं बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में कि 1 से 6, यानी पहले जो 6 हाउस होते हैं कुंडली के, इनको बोलते हैं फॉर्मर हाउसेस, और जो 7 से 12 यानी ये बाद वाले घर होते हैं इनको बोलते हैं लेटर हाउसेस, यानी ये शुरू के घर और ये बाद वाले घर। अब अगर शुरू के घर में यानी 1 से 6 हाउस में अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा तो सारे प्लेनेट कहाँ बैठे हैं फिर? बाद वाले घरों में। तो बाद वाले घरों में वो जो प्लेनेट बैठे हैं वो सारे प्लेनेट क्या समझे जाएंगे? सोए हुए समझे जाएंगे, और उनको जगाना पड़ेगा, उनको अवेक करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर कोई भी प्लेनेट नहीं है पहले 6 घर में, तो यानी सारे प्लेनेट कहाँ बैठे हैं? बाद वाले घरों में, यानी 7 से 12 में। तो वो सारे प्लेनेट सोए हुए माने जाएंगे और उनको जगाना पड़ेगा। ठीक है, अब प्लेनेट को जगाने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं, कुछ सर्टेन रूल्स हैं प्लेनेट्स को जगाने के लिए। ये रूल्स हम पढ़ते हैं। देखो, अगर आपका सूर्य सोया हुआ है कुंडली में, तो ये 22, जब आप 22 साल के, यानी जब जातक 22 साल का हो जाएगा तो उसके बाद 22 साल के बाद सन को जगाया जा सकता है। सन जगेगा, कैसे जगेगा लेकिन 22 साल के बाद? 22 साल के बाद कभी भी, 22 साल के बाद कभी भी जब आप या तो गवर्नमेंट जॉब करोगे या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई काम करोगे, तब जाके सन क्या होगा? अवेक होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा सोया हुआ है तो ये जगेगा 24 साल की एज के बाद। लेकिन कब? 24 साल की एज के बाद कभी भी जब आप कोई स्टडी करोगे 24 साल की एज के बाद, चाहे वो स्टडी फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, जब भी आप 24 साल की एज के बाद कोई स्टडी करोगे तो फिर मून जागृत होगा। अगर मंगल सोया हुआ है कुंडली के अंदर तो ये 28 साल की एज के बाद जागेगा। और कब जागेगा? जब 28 साल के बाद कभी भी जातक जब शादी करेगा तब जाग जाएगा, या फिर 28 साल की एज के बाद जब भी वो किसी वुमेन से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा तब उसका मंगल जागृत होगा। और अगर फीमेल है तो फिर वो शादी करेगी तभी उसका मंगल जागृत होगा। अच्छा, मरकरी,
अगर मरकरी कुंडली में सोया हुआ है तो वो 34 साल की एज के बाद जागृत होगा। और कब होगा 34 साल की एज के बाद? 34 साल की एज के बाद जब भी जातक अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तब जागृत होगा, या जब भी वो 34 साल की एज कंप्लीट होने के बाद अपनी सिस्टर की या अपनी बेटी की शादी करेगा तब जागृत होगा। अगर कुंडली में जुपिटर सोया हुआ है तो वो 16 से 21 साल के बीच में जागृत होगा। लेकिन कब? जब इस एज में जो नेटिव है वो या तो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा या फिर इस पीरियड में वो कोई जॉब करेगा, तब उसका जुपिटर जागृत होगा। यानी 16 से 21 साल की एज के बीच में जातक को या तो जॉब करनी पड़ेगी या खुद का कोई काम स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके जुपिटर जागृत होगा। अगर शुक्र सोया हुआ है कुंडली के अंदर तो शुक्र 25 साल की एज के बाद जागृत होगा। कब होगा? जब नेटिव मैरिज करेगा खुद की। और अगर शनि सोया हुआ है कुंडली में तो वो 36 साल की एज के बाद जागृत होगा। और वो भी कब? जब 36 साल की एज के बाद नेटिव अपना खुद का घर कंस्ट्रक्ट करेगा, बनाएगा, तब। अगर राहु कुंडली में सोया हुआ है तो राहु जागृत कब होगा? तो राहु अगर कुंडली में सोया हुआ है तो जब आप अपने ससुराल के साथ में संबंध अच्छे बनाओगे तब जाके राहु जागेगा। और ये संबंध स्पेशली आपको 42 ईयर्स एज के बाद स्ट्रोंग अच्छे करने हैं। अगर केतु कुंडली में सोया हुआ है तो केतु कुंडली में अगर सोया हुआ है तो केतु जागृत होगा जब आपकी 48 साल की एज कंप्लीट हो जाएगी और आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होगा। यानी आप किसी बच्चे का मतलब आपका खुद का बच्चे का जन्म। तो अगर केतु अस्लीप है तो केतु कैसे जागृत होगा? 48 साल की जातक की जब 48 साल की एज कंप्लीट हो जाएगी तब, और उस जातक का जब बच्चे का जन्म होगा तब। तो ये था आपका लाल किताब का लेक्चर नंबर 13। अब आप इस लेक्चर को आराम से देखना, एक बार या दो बार देखना, नोट्स बनाना अच्छे से, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं तो हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर नोट्स बनाते जाओगे तो सब सिस्टमेटिक चीज़ें रहेंगी, और अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो सब कंफ्यूजन होता चला जाएगा। इसलिए तो ये था हमारा लाल किताब का लेक्चर नंबर 13।